नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूँ। बात करेंगे अपना परचम लहराने वाली सुनीता विलियम्स की। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और वुच विल्मोर जो पिछले 9 महीनों से अंतरिक्ष में फंसे हुए थे, आखिरकार स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट के जरिए धरती पर उनकी वापसी हो गई है, सुरक्षित वापसी हुई है। उनकी लंबी अंतरिक्ष यात्रा ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा और लोगों को उनकी सेहत को लेकर चिंता होने लगी थी। अब क्रू 9 टीम सुरक्षित वापस लौट आई है और नासा के जरिए पूरी दुनिया ने आज उनकी पहली झलक भी देखी, क्योंकि आज का जो मिशन है वो पूरी तरह से सफल रहा। आपने खुद वो तस्वीर देखी कि किस तरह से वो पूरा जो मिशन जिसे नासा लगातार मॉनिटर कर रहा था, उसकी पूरी लाइव आप देखेंगे स्ट्रीमिंग हो रही थी और उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा। और जैसे ही सुनीता विलियम्स धरती पर वापस लौटी, यानी कि क्रू 9 जो है वो जैसे ही आया यहाँ पर सफल आया, उसके बाद लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली। अंतरिक्ष परी की हुई वापसी, सितारों को छूकर लौटी सुनीता विलियम्स, अंतरिक्ष से जंग जीतकर रच दिया इतिहास। 17 घंटे का सफर, धरती पर शानदार वापसी। और ये है वो आज की सबसे खूबसूरत तस्वीर जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। अंतरिक्ष में करीब 286 दिन बिताने के बाद सुनीता विलियम्स ने अमेरिका के फ्लोरिडा में धरती की ताजा हवा में सांस ली। इस झलक के लिए भारत के लोग आधी रात से ही इंतजार कर रहे थे। दुआओं का दौर जारी था और जैसे ही नासा की तरफ से भारत की बेटी की पहली झलक साझा की गई, वैसे ही देश में जश्न मनाए जाने लगा। विज्ञान की तरक्की की शानदार मिसाल थी ड्रैगन कैप्सूल स्पेस क्राफ्ट की सफल लैंडिंग, जिस वापसी का दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही थी। और उससे भी ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रही थी सुनीता समेत 4 अन्य अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की पहली तस्वीर देखने की। और आखिर में वो घड़ी भी आ गई जब एक एक कर चारों वैज्ञानिकों ने स्पेस क्राफ्ट के बाहर का रुख किया। प्रशिक्षित स्टाफ ने पूरी तैयारी के साथ सभी को स्पेस क्राफ्ट से स्ट्रेचर के सहारे उन्हें बाहर निकाला और फिर देश और दुनिया को गर्व से भर देने वाली ये अंतरिक्ष परी ड्रैगन एयरक्राफ्ट से बाहर निकली। 9 महीने 14 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद भी चेहरे पर थकावट का नामो निशान नहीं था। चेहरे पर जोश था, हौसला और धरती पर लौटने की उमंग। और सुनीता की ये तस्वीर देखकर पूरी दुनिया पर सुकून से भर गई। इस सफल लैंडिंग और सुनीता की धरती पर वापसी पर जश्न के साथ बधाइयों का तांता भी शुरू हो गया। हर कोई अपने अपने तरीके से सुनीता की वापसी को सेलिब्रेट कर रहा है। वहीं प्रधानमंत्री समेत कई बड़े बड़े नेताओं ने भी एक्स पर पोस्ट कर सफल लैंडिंग की बधाई दी। बहुत आनंद है, आज बहुत आनंद है। जैसे दिवाली हो ऐसा आनंद है हमको। 9 महीने का हमारा इंतजार आज खत्म हुआ। हाँ, पूरी रात भर वापस लौट आई है। उसकी खुशी में हम दीपावली का जैसा आज फटाखा फोड़ के उसकी हम उमंग मार नहीं रहा, मेरा आनंद मना रहे हैं। और हमेरा फल आज प्राप्त हुआ। हमारी जो इतने दिन से धूम उनका अखंड दिवा और उनका हवन जो आज 70वां इधर पूरा हुआ, 71वां और कल 72वां चालू होगा और 108 हवन पूरा करेंगे उसके आरोग्य के खातिर। बहुत ही खुशी है सर, पूरी रात जगे हुए, रात भी जगे है, रात को भी हवन चली है और सुबह भी हवन करना है, कल भी भंडारा करना है। हाँ, मिठाई भी बटेगी, जुलूस में सब कुछ होगा। ये तो 9 महीने से इंतजार कर रहे थे इसका। और हर दिन हमारा हर संडे को इसके लिए प्रार्थना भी होती है, धुन भी होती है और भंडारा भी चलता है। वो सकुशल वापस लौट आई, उनकी हमें बहुत खुशी और उनसे हमें प्रेरणा लेनी भी चाहिए और उनसे हमें प्रेरणा बहुत मिल गया। उनसे जश्न कैसे मनेगा? यहाँ विलियम्स वापस आ गए, उनका जश्न दिवाली के जैसा जश्न मन रहा है इधर। यहाँ बहन के आगमन से
उनकी आयु आरोग्य अच्छा रहे, वो हेतु से हम यज्ञ कर रहे हैं। हम उनके आरोग्य कि उनका आरोग्य सही रहे और जो ये पूरे ब्रह्मांड में उनके जो घूम के आए हैं तो उनका ऐसे तो ठीक है, मगर पूरी जिंदगी उनके आयु आरोग्य और उसका सही रहे इनका, ये हेतु से हम ये जुलासन गांव वाले आज यज्ञ कर रहे हैं। स्पेस क्राफ्ट ड्रैगन कैप्सूल ने फ्लोरिडा के समंदर में हौले से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। नासा की लाइव स्क्रीन पर जैसे ही ड्रैगन कैप्सूल दिखा, उसी वक्त अंतरिक्ष वैज्ञानिकों से लेकर करोड़ों लोगों के चेहरे खिल गए और फिर सब कुछ साफ साफ दिखने लग गया। इस तरह पूरे सटीक तरीके से ड्रैगन कैप्सूल की समंदर में लैंडिंग हुई। वक्त सुबह 3:07 का है। वही ड्रैगन कैप्सूल जिसमें सुनीता के साथ उनके 3 और साथी अंतरिक्ष यात्री सवार थे। इसी कैप्सूल में ये चारों अंतरिक्ष यात्री स्पेशल प्रेशर जैकेट पहने हुए थे। ये चारों एस्ट्रोनॉट मंगलवार यानी कि 18 मार्च को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवाना हुए थे। ड्रैगन कैप्सूल के अलग होने से लेकर समुद्र में लैंडिंग तक करीब 17 घंटे लगे। स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर लौटने में 17 घंटे लगे। ड्रैगन कैप्सूल के अलग होने से लेकर समुद्र में लैंडिंग तक करीब 17 घंटे लगे। 18 मार्च को सुबह 8:35 पर स्पेस क्राफ्ट का हैच हुआ, यानी दरवाजा बंद हुआ। सुबह 10:35 पर स्पेस क्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हुआ। 19 मार्च को रात 2:41 पर डी ऑर्बिट बर्न शुरू हुआ, यानी स्पेस क्राफ्ट का इंजन फायर किया गया। स्पेस क्राफ्ट की पृथ्वी के वातावरण में एंट्री हुई। सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर समुद्र में लैंडिंग हुई। ये खबर पूरी दुनिया के लिए गर्व और खुशी की बात है, खासकर भारत और अमेरिका के लिए। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं, जिन्होंने अंतरिक्ष में कई इतिहास रिकॉर्ड बनाए हैं। इस बार भी वो अंतरिक्ष में रहकर नए प्रयोगों और रिसर्च का हिस्सा बनी और अब सफलतापूर्वक धरती पर वापस लौट चुकी हैं। चलिए एक एक कर नजर डालते हैं सुनीता विलियम्स की उपलब्धियों पर। अब तक कुल 62 घंटे 9 मिनट का स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड। 16 दिसंबर 2006 7.31 घंटे। 31 जनवरी 2007 7.55 घंटे। 4 फरवरी 2007 7.11 घंटे। 8 फरवरी 2007 6.40 घंटे। 30 अगस्त 2012 8.17 घंटे। 5 सितंबर 2012 8.17 घंटे। 1 नवंबर 2012 6.38 घंटे। 16 जनवरी 2025 6 घंटे। 30 जनवरी 2025 5.26 घंटे। सुनीता विलियम्स न सिर्फ तकनीकी और वैज्ञानिक दृष्टि से प्रेरणा स्रोत हैं, बल्कि भारतीय मूल के होने के कारण वो भारत में भी करोड़ों लोगों की आदर्श बनी हुई हैं। उनका हर मिशन महिलाओं, युवाओं और वैज्ञानिकों के लिए संदेश है कि समर्पण और कड़ी मेहनत से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। वाकई समर्पण हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता और इसीलिए सुनीता विलियम्स इसी तरह मुस्कुराती हुई गई थी, उसी प्रकार से मुस्कुराती हुई वापस भी आई। लेकिन ये मिशन काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा और कितनी चुनौतियां इस मिशन के बीच में आएंगी जानने समझने के लिए हमारे साथ तमाम हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं। आपका तारुफ करा देती हूँ। डॉक्टर BN झा साइंटिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर सूर्य प्रकाश कपूर वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रोफेसर PD सहारे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। तो सबसे पहले मैं इस चर्चा की शुरुआत में करना चाहूंगी डॉक्टर BN झा जी आपसे। ये सब मिशन जो है वो काफी सफल रहा, लेकिन कितना चुनौतीपूर्ण आप मानते हैं इस मिशन को, क्योंकि नासा ने खुद कहा कि ये मिशन काफी चुनौतीपूर्ण था। जी हाँ, देखिए स्पेस एक्सप्लोरेशन में कोई भी मिशन हो, कितना भी आसान आपको दिखता हो, उसमें चुनौतियां तो होती हैं, क्योंकि किस समय में किस वक्त में कौन सी नई एक मुश्किल खड़ी हो जाएगी
जिसका समाधान रेडिली उपलब्ध नहीं हो, ये कह नहीं सकते हैं। और इसीलिए कहते हैं तो स्पेस एक्सप्लोरेशन है, इसमें एक अंग्रेजी में कहावत है, अनप्रेडिक्टेबलनेस दाय नेम इज स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो ये चीजें इसमें होती रहती हैं और इसमें कुछ थोड़ी सी ढिलाई भी बरती गई थी। जब सुनीता गई थी, सुनीता उज्जवल बिलोर जब गए थे यहाँ से, वो लोग बोइंग के स्पेसक्राफ्ट में गए थे, स्टार लाइनर में, जिसमें कि जाने से पहले उसमें लीकेज जो थे वो पता था उनको, और एक दिन इसके लिए उनका जो ब्लास्ट ऑफ था वो भी पोस्टपोन हुआ था। दूसरे दिन वहाँ की जो बोइंग की जो साइंटिस्ट टीम थी, उन्होंने डिसाइड किया था, उन्होंने डिसीजन लिया था कि ये जो लीकेज है काफ़ी माइनर है, इससे जाया जा सकता है। वो डिसीजन गलत था। मैं आपको बताता हूँ, मैं तो मेरी स्पेशलिटी यही है, और मेरी किताब भी है इसके ऊपर में, डिजाइन कॉन्सेप्ट्स इन द स्पेस एक्सप्लोरेशंस, ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशंस। इसमें सबसे पहला जो थंब रूल है वो यही है कि जब आप जा रहे होते हैं कहीं पे, तो अगर जाने से पहले आपको पता है कि इसमें लीकेज या कोई चीज़ है, कोई डिफिकल्टी है, सबसे पहले आप अपना जाने का जो है वो पोस्टपोन करें। जो लीकेज यहाँ पे धरती पे आपको एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो आपको दिखता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप स्पेस में जाते हैं। तो एक हम लोग चीज़ कहते हैं प्रेशर डिफरेंशियल, वो प्रेशर डिफरेंशियल जब बढ़ता है तो उसमें कोई भी लीकेज जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त होने की इसके चांसेस होते हैं। और इनको देखिए, ये तो बाल बच गए, क्योंकि जो 1 या 2 थ्रस्टर में इनको प्रॉब्लम था जाने के समय में, जहाँ वहाँ पहुँचते 5 थ्रस्टर्स जो थे वो पैकअप होने लगे थे। तो ये इनका शेयर लक है कि वो बाल बच गए, और जाके उन्होंने डॉकिंग करने के बाद वहाँ पर वो रह गए। और उन्हीं दिनों में मैंने एक आर्टिकल लिखी थी, और वो चीज़ हमने स्पेस एक्स को और बोइंग को, इनको भी हमने कहा था कि द ओनली वे आउट इज दैट सेपरेट स्पेसक्राफ्ट बी सेंट, प्रेफरेबली ऑफ स्पेस एक्स, क्रू ड्रैगन जाए यहाँ से और उनको वापस लेके आओ। लेकिन उन दिनों में जो पॉलिटिकल सीन था वो थोड़ा सा खिंचातानी वाला था, ये फोर्टिफाई नहीं हुआ। तो अभी जो ये वापस आई हुई, यही एक रास्ता था लेकिन वो वापस आना था। तो मैं भगवान को धन्यवाद ही करता हूँ कि ये लोग सब सुरक्षित आ गए। लेकिन एक और चीज याद रखिए, क्योंकि डॉक्टर बीएन झा, पहले ही बताया जा रहा है कि ये जो बोइंग स्टार लाइन है, ये भी इसका पहला ही मिशन था। जी हाँ, इसका ये पहला टेस्ट फ्लाइट था। इसीलिए मैंने कहा कि टेस्ट फ्लाइट में, अगर पहली फ्लाइट में जाने से पहले ही आपको पता है कि इसमें ये प्रॉब्लम्स है, तो आप थंब रूल कहता है कि आप वहां से ना जाएं। और इसके चलते उनको जितनी तकलीफें उनको सहनी पड़ी हैं, जितनी प्रॉब्लम्स उनको वहां पे आई हुई है, वो जायज था। और लक ये था कि 28 सितंबर को जो CRS ये था कि सुरक्षित वो पहुंच गए, यानी ये साफ तौर पे समझा जाए डॉक्टर बीएन झा कि ये उनका लक था कि सुरक्षित पहुंच गए। उसके बाद तमाम उसमें खराबियां जो आई उसको देखते हुए फिर तमाम बड़े फैसले लिए गए। आप हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी, इस पूरे सफर में 17 घंटे का समय लगा, सबसे क्रूशियल टाइम कौन सा था? बताया जा रहा है कि 2:41 सबसे क्रूशियल टाइम था जब उसे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करना था। हाँ, उसमें 7 मिनट के लिए कम्युनिकेशन जो था वो भी डिस्कनेक्ट हो गया था। और जो टेम्परेचर था, हीट को टॉलरेट करना था, वो टेम्परेचर भी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़ गया था। मगर क्या है कि इट इज़ फॉर्चून, इट इज़ लक कि 7 मिनट्स के बाद वो जो चैलेंजेस आए थे वो भगवान ने द्वारा रिमूव कर दिए और सारा काम नॉर्मल हो गया। आपको याद होगा कि कल्पना चावला के चक्कर में उस वक्त क्या हुआ था, वहाँ जो स्पेस शटल थी उसके अंदर फोम का एक छोटा सा टुकड़ा था जो फटा हुआ था। उस छोटे से टुकड़े के फटे होने के कारण जो हीट थी वो अंदर घुस गई थी और वो पूरे का पूरा जो स्पेस शटल था वो ब्लास्ट कर गया था। उसमें 7 एस्ट्रोनॉट्स जो थे वो मारे गए थे। तो क्या होता है कि
धरती के ऊपर जो प्रेशर है, जो टेम्परेचर है, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। जब स्पेस में होते हैं वहाँ प्रेशर भी अलग होता है। डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी, क्या ये सब parameters उस भी वक्त अलग- चेक कर लेना चाहिए, जैसा आपने कल्पना चावला जी का भी उदाहरण दिया कि उनके समय में क्या हुआ था, तो क्या ये सब जब अनडॉकिंग की प्रक्रिया होती है, उस अनडॉकिंग की प्रक्रिया के समय ही ये सब कुछ चेक किया जाता है? ये सारी चीजें, क्योंकि अनडॉकिंग के बाद तो सीधा आपने समुद्र में आना है, उसके बीच में आप कुछ नहीं कर सकते। उसमें छोटी मोटी एडजस्टमेंट कर सकते हैं मगर एक्सटर्नल नहीं कर सकते। उससे मॉनिटरिंग जो हो रही होती है ह्यूस्टन से, या जो अंदर यात्री बैठे होते हैं उनके ऊपर लिमिटेशंस होती हैं। कल्पना चावला के सिलसिले में फोम का एक छोटा सा टुकड़ा फटा था। उस छोटे से टुकड़े फटने के कारण क्या हुआ कि जब वो स्पेस में 1500 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा तो जो हीट थी, वो फाइबर जो था वो वहां कमजोर पड़ के फाइबर फट गया। और एक देखते देखते स्पेस एंट्री के टाइम पे 7 आदमियों की जान चले गई। तो अनडॉकिंग के टाइम पे, अनडॉकिंग से पहले जो है, छोटी से छोटी गलती को भी, और इधर से जब वो ये लॉन्च करते हैं, छोटी से छोटी गलती को भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्पेस के अंदर जो एनवायरनमेंट्स हैं, वहाँ जो एम्बियंस है, वहाँ पे वो छोटी सी गलती जो है फेटल हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर पीडी सहारे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर पीडी सहारे जी, इस मिशन के बाद आप स्पेस यानी कि अंतरिक्ष का क्या भविष्य देखते हैं? स्पेस साइंस का क्या फ्यूचर देखते हैं आप इस मिशन के बाद? देखिए, कोई भी जो एक्सपीडिशन है वो चाहे सक्सेसफुल रहा हो चाहे फेल हुए हो, जैसे कि हमारे अभी तक 3 चंद्रयान गए, उसमें से 2 सक्सेसफुल नहीं रहे उतने, और तीसरा सक्सेसफुल रहा। तो जो भी एक्सपीडिशंस करते हैं उससे हम सीखते ही है कि जैसे कि पहले ये जस्ट ऑर्बिटिंग ही था, दूसरे में हमने लैंडर जो है वो ये उतारने की कोशिश की, उसमें वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई, लेकिन उससे सीखे हम। उसके बाद में जो तीसरा एक्सपीडिशन हुआ तो उसमें ये सारी गलतियां सुधारी गई और उसके बाद में वो सॉफ्ट लैंडिंग हुई, बहुत सारा सक्सेस मिला। तो जो भी एक्सपीडिशन है उसमें चाहे फेल्यूर है चाहे सक्सेस है, हम सीखते ही है, नए सीखते हैं, चीजें सीखते हैं। उससे जो है आगे के जो एक्सपीडिशंस करते हैं इसमें उसमें सुधार होता है और उसमें जो है सारे सक्सेसफुल होते हैं। प्रोफेसर पीडी सहारे जी, आपने ये जिक्र किया कि हर मिशन से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। हर मिशन से बात करें अगर क्रू 10 मिशन की, जो अब क्योंकि वापस आ गया, ऐसे क्रू 10 मिशन ही नाम दिया गया था, बात अगर इस पूरे मिशन की कर ले तो इस मिशन से क्या कुछ आने वाले भविष्य में मददगार, ये मिशन आने वाले भविष्य में कितना मददगार साबित हो सकता है अन्य मिशनों के लिए? देखिए, जब हम जा रहे हैं तो जैसे कि अभी भी कहा गया, छोटी से छोटी जो है, वैसे तो ऑटोमेशन है, जैसे सारी चीजें चेक की जाती है जाने से पहले भी, लेकिन छोटे से छोटी भी यदि आपको डाउट है तो वो सारा चेक करके ही वो मिशन आगे के लिए, क्योंकि एक बार आपने फायर किया कि फिर सारा ऑटोमेशन में है तो बीच में आप कुछ कर नहीं सकते, रोक नहीं सकते। तो इसीलिए पहला इसमें जो ये है कि सारी जो भी उसका पार्ट्स है, ईच एंड एवरी पार्ट, वो जो है अपने सभी तरह से चेक करने चाहिए, एक है। दूसरा कि आपको यदि कोई प्लान ए है और वो यदि फेल होता है तो आपका बी प्लान आपके पास में रेडी होना चाहिए, कॉन्टिजेंसी प्लान आपके पास में होना ही चाहिए। जो इस एक्सपीडिशन में जो हुआ कि वहां जाकर के कुछ तकनीकी खराबियां आई तो वो वहां रुकना पड़ा। लेकिन प्रोफेसर पीडी सहारे, मैं एक चीज आपसे और भी पूछना चाहूंगी सर। पीडी सहारे सर, मैं आपसे एक चीज बड़ी यहाँ पे पूछना चाहूंगी, क्योंकि देखिए नासा के एक साइंटिस्ट ने ये बताया कि इस मिशन के लिए स्पेसक्राफ्ट और बोइंग स्टारलाइन दोनों से ही संपर्क स्थापित किए गए थे, लेकिन किसी बात को लेकर स्पेसक्राफ्ट से, यानी जो स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स से बात नहीं बन पाई थी। तो क्या आपको लगता है कि पहले से ही डील हुई थी, हालांकि बाद में वो डील नहीं हो पाई, इसकी वजह से स्पेस एक्स पूरी तरह से तैयार था और यही वजह है क्या कि इस मिशन को इतनी जल्दी सफलता मिल गई कि उधर अगर जो बोइंग स्टारलाइन है वो विफल हुआ और उसके बाद स्पेस एक्स ने अपना मिशन लॉन्च किया? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। देखिए, उन्होंने भी जब बोइंग ने तैयारी की होगी तो वो सारा कुछ पहले से ही सारा चेक किया जाता है। उसका कैप्सूल है, उसका लॉन्चिंग है, उसमें जो ईंधन है, इसका इंजन, सारा चेक किया जाता है। लेकिन
उसमें छोटी कोई ना कोई जो है लैकुना या कहे या गलती है वो रह जाती है, वही हुआ था। और जा करके फिर वहां उनको पता चला कि इसमें हीलियम लीक है, बाकी जो प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए फिर वो तो अच्छा किया कि वहां जाने के बाद में भी उन्होंने जब ये सारी बातें उनके ध्यान में आई तो उन्होंने रोक दिया, तो ये बहुत अच्छी बात की। और फिर जो है ये तो डिपेंड करता है कि उनका भी दूसरा यान जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि क्योंकि एलन मस्क जो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अधिक ज्यादा क्लोज होने से भी ये हो सकता है, इस तरह का मेरा अनुमान है कि उनको एक चांस दिया गया और जो है फिर उनका यान गया और तो एक पॉलिटिकल ये भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि उन्होंने जब दोनों का कंपैरिजन किया तो हो सकता है उनको एक जो एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेसएक्स उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आया होगा या उनकी तैयारी ज्यादा लगी था, तो ये तो उनका डिसीजन है। लेकिन जो भी हुआ है उसमें सारा कोलैबोरेटिव हुआ है, जैसे कि स्पेसएक्स के साथ में नासा भी जुड़ा हुआ है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो अकेले ही उन्होंने सारा बिल्कुल संयुक्त मिशन पूरा ये इनका भी उसमें कोलैबोरेशन है और उसी से सारा सक्सेसफुल रहा है। ठीक है डॉक्टर बीएन झा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि देखिए क्योंकि 9 महीने से फंसे हुए थे, उसके बाद जब बाइडेन आए सत्ता में, बाइडेन ने देखा और कहा, उन्होंने तुरंत कहा एलन मस्क को कि इस पर आप काम करिए, लेकिन उसके कहने के कुछ दिन बाद सब कुछ तैयार हो गया। उसके बाद उन्होंने क्रू 10 को भी लॉन्च कर दिया, संडे को क्रू 10 लॉन्च हुआ और उसके बाद आज देखिए बुधवार का दिन है और बुधवार को ये मिशन सफल रहा। ये जो समय अवधि को आप कैसे देखते हैं? क्या इतनी जल्दी ये मिशन मतलब इतनी जल्दी क्या ये मिशन कामयाब हो सकता था? स्पेस एक्सप्लोरेशन में ऐसा होता है कि आप सडनली कुछ नहीं लॉन्च करते हैं। आज से जो 2 साल या 3 साल एक टाइमलाइन बनी होती है कि कब आपका कौन सा मिशन जाना है। आपको ये याद रखना है कि ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये इस मिलेनिया के शुरू से ही वो कर रही है। अब नवंबर में उसके 25 साल हो जाएंगे, तो इसमें लगातार लोग काम कर रहे हैं। इसमें पहले जो था वो चैलेंजर सब चला गया है। एलन मस्क को ये काम दिया गया था कि जो यूएसए की तरफ से जो सप्लाई जाती है, देखिए वहाँ पे जो 6 लोग या 8 लोग जो वहाँ रहते हैं, उसको हर चीज, उसका सांस के लिए ऑक्सीजन, उसके कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए, जल वाष्प निकालने के लिए जो कैंडल्स होते हैं वो यहाँ से जाते हैं, खाना पानी सब यहाँ से जाते हैं, कपड़े यहाँ से जाते हैं। मतलब वो जो डे टू डे जो उनकी सारी एक्टिविटी है, यहाँ तक कि रिसर्च के जो इक्विपमेंट जाते हैं, सारी चीजें धरती से जाती है। तो इसलिए वो फुली डिपेंडेंट होते हैं धरती के सप्लाई के। तो इसीलिए इनका जो टाइमलाइन होता है सप्लाई का, इनको पता है कि अभी ऑक्सीजन वहां पे कितने महीने के लिए है, और इससे पहले कि वो क्रिटिकल स्टेज में आ जाए उससे पहले ही ये सब चीजें भेजनी पड़ती है। तो इनको ये सारी चीजें पता थी। और इस बीच में जबकि जून में सुनीता गई थी, उसके बाद 28 सितंबर को क्रू 9 गया था, जिसमें कि निक हेग और गुरविनोव यहाँ से गए थे। वो एक एक्सपेरिमेंट के लिए गए थे 5 महीने के लिए। तो वो वहां पे डॉक थे। वहां पे एक मेडिकल जो मॉड्यूल है वो वहां पे इमरजेंसी में हमेशा के लिए वो तैयार रहता है, लेकिन वो सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के लिए है और किसी चीज के लिए नहीं है। तो उसको यूज लोग नहीं करते हैं। वो सिर्फ जब एक्सेप्शनल कंडीशन होता है कि क्रू को इमीडिएटली कोई सर्जिकल या मेडिकल हेल्प चाहिए, अदरवाइज वो जिंदा रहने की उसकी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाएगी, तब वो यूज होता है। तो उसको कोई छूते नहीं है। दूसरा, जैसे क्रू 9 गया था, ये ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट था, स्पेस एक्स का ही। तो ये 5 महीने से सितंबर से वहां पे डॉक था। लेकिन अगर उसको कोई लेके आ जाता है और फिर बीच में अगर किसी और को सप्लाई की जरूरत पड़ती है और कोई चीज इमरजेंसी आती है, नॉन मेडिकल इमरजेंसी, तो फिर तो कुछ नहीं रहता ना। इसीलिए उसको रखा गया था और क्रू 10 को यहाँ से 14 मार्च को भेजा गया था, और जो कि फिर वहां पे डॉक किया। डॉक करने के बाद सारे क्रू जो थे वहां पे गए। फिर वो जो जितना डीब्रीफ होता है वो डीब्रीफ हो गए थे। इसी बीच में क्रू 9 जो सितंबर वाला क्रू था, जो कि यहाँ पे वापस आया है, उसको पूरा चेक किया गया, सर्विसिबिलिटी की गई, जितने रिप्लेनिशमेंट थे वो किए गए, और उसके बाद जब वो सारा कुछ ठीक पाया गया तो ये लोग उसमें वापस आए। तो ये चीज देखना पड़ता है। बीच में सिर्फ एक कार्गो मिशन गया था, वो शायद फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में गया था पिछले साल में। लेकिन कार्गो में ये लोग नहीं आ सकते हैं।
आप जानते हैं स्पेस में एनवायरनमेंट नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, बिल्कुल। तो हर सांस के लिए आपको एक ECNLSS हम लोग कहते हैं, एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम। बिना उसके कोई भी वहां पे जीवित ही नहीं रह सकता है, एक मिनट के लिए भी जीवित नहीं रह सकता है। तो ये जो कार्गो मिशन जो गया था यहाँ से नवंबर में, उसमें ECLSS नहीं था, तो इसलिए उसमें आने का कोई सवाल नहीं था। तो एक ही रास्ता था कि यहाँ से एक और क्रू 10 यहाँ से भेजा जाए, जिसमें कि लोग जाएंगे, वहां पे हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर होगा, और फिर जो लोगों को वापस होना होगा वो क्रू 9 में वो यहाँ से वापस आ जाएगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं, हम लोग सब कहते हैं कि वहां आके फंस गई। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर बीएन झा जी, आप तो पूरा बता रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा मिशन रहा, किस तरह की चुनौती आई, और लेकिन जो आम लोग हैं, जो सुनीता विलियम्स के परिवार के लोग हैं, गुजरात के लोग हैं, पूरे भारत के लोग हैं, अमेरिका के लोग, वो किस तरह से खुशी से झूम उठे जब सुनीता विलियम धरती पर वापस आई। जरा वो तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा देते, फिर मैं आप सभी के पास लौटती हूं। जरा ये 5 तस्वीरें देखिए, ये 5 तस्वीरें उस वक्त की हैं जब सुनीता विलियम्स धरती पर वापसी करती हैं। उनका जो स्पेस क्राफ्ट है, जैसे ही वो लैंड करता है समुद्र में, और जैसे ही सुनीता विलियम्स मुस्कुराते हुए बाहर निकलती हैं, पूरे देश में खुशी की लहर देखने को मिलती है। पटाखे फोड़े जाते हैं, मिठाइयां एक दूसरे को खिलाई जाती हैं। ये देखिए ये चित्रकार जो है वो चित्र बनाकर अपनी खुशी को जाहिर करते हैं, और ये दिखाते हैं कि सुनीता विलियम्स किस तरह से करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। और इसी के साथ ही आप ये तस्वीर देखिए, इस तीसरी तस्वीर में आप देखिए किस तरह से लोगों ने हाथ में झंडा ले रखा है, सुनीता विलियम्स की तस्वीर ले रखी है, क्योंकि जब ये पूरी प्रक्रिया हो रही थी, क्योंकि सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण वो प्रक्रिया थी जब ये जो स्पेस क्राफ्ट है, जब वो पृथ्वी के वायुमंडल में मतलब वो एंट्री कर रहा था, उस वक्त काफी क्रूशियल टाइम माना जाता है। तो सब एक ही दुआ कर रहे थे कि सुरक्षित वापस लौटे सुनीता विलियम्स। और ये देखिए जैसे ही वो वापस लौटी, हर तरफ देखती कि खुशी की तस्वीर, खुशी की लहर, लोग झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए नजर आए, अपनी अपनी खुशी का इजहार करते हुए नजर आए कि सुनीता विलियम्स का धरती पर सुरक्षित लौटना कितनी बड़ी सफलता है। और लोग जो प्रार्थना कर रहे थे, उनकी प्रार्थना जो है वो कहीं ना कहीं पूरी हुई है। तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं कि सुनीता विलियम्स की जो सफल लैंडिंग हुई है, किस तरह से करोड़ों लोग उसके लिए दुआ कर रहे थे कि सुनीता विलियम्स वापस धरती पर आए और देश का नाम वो गौरवान्वित करे, और उन्होंने पूरे देश को गौरवान्वित होने का पल दिया है। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, जो इस पूरे मिशन को लेकर क्या चुनौती रही, किस तरह से ये पूरा मिशन जो है कि सफल रहा, लेकिन सफल बनाने में क्या चुनौतियां आई, किस तरह के सर्कमस्टांसेस इस पूरे मिशन में बने, वो तमाम बारीकियों को भी बता रहे हैं। मैं डॉक्टर सूर्य प्रकाश कपूर जी आपके पास आऊंगी। देखिए, ये माना जाता है कि सबसे ज्यादा किसी भी मिशन में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा जो चुनौतीपूर्ण होता है, जब भी कोई मानव मिशन होता है, तो उसमें ये होता है कि जो इस वायुमंडल है, वायुमंडल में प्रवेश करना, चाहे वो आना हो चाहे जाना हो, ये सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। इसकी क्या वजह है? उसमें एक पर्टिकुलर एंगल पे एंट्री होनी चाहिए। अगर पर्टिकुलर एंगल पे एंट्री नहीं हुई तो आपको पता है, जैसे क्रिकेट का बॉल होता है, कोई बॉल बहुत स्पीड से आता है, और अगर बैट्समैन थोड़ा सा बैट को टेढ़ा कर दे तो बॉल जो है स्निक निकाल देता है। ठीक इसी तरीके से जब वो यान वापस आता है वायुमंडल के ऊपर, अगर स्निक निकल जाए तो समझो कि वो जो स्पेस क्राफ्ट है वो स्पेस के अंदर बहुत लंबे अरसे के लिए भटक जाएगा। यानी कि जो एंगल है, किस एंगल पे वो स्पेस क्राफ्ट जो है वायुमंडल को स्ट्राइक करता है, दैट एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये एंगल का काम है, अगर ये एंगल सही रहे तो फिर कोई मिसहैप नहीं होता। अगर एंगल थोड़ा सा भी गलत हो जाए तो फिर सारी चीजें फ्लॉप हो जाती। बड़ी बात यहाँ पर ये भी डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी, नासा के एक वैज्ञानिक ने ये कहा कि नासा के पास खुद का 10 साल से नासा के पास खुद का कोई स्पेस एयरक्राफ्ट नहीं है, यानी कि जिससे मानव मिशन को लाया जा सके, यानी कि जो किसी अंतरिक्ष यात्री को ऊपर पहुंचाया जा सके और नीचे लाया जा सके। इसके लिए उनके पास 2 कंपनियां हैं, एक तो बोइंग स्टारलाइन और दूसरा स्पेस एक्स। भारत के अगर संदर्भ में बात करें तो भारत की मौजूदा स्थिति, इसरो की मौजूदा स्थिति आप क्या देखते हैं? क्योंकि 2026 का जो समय है वो निर्धारित किया गया है गगनयान के लिए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हमें ये जितना भी
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर 18 कंट्री है जितने भी सारे काम कर रहे हैं, और जो हमारा इसरो भी काम कर रहा है, इनके अंदर एक बहुत बड़ी कमी है। वो कमी क्या है कि ये लोग, इन्होंने जो साइंस पढ़ी है, ये गैलीलियो के बाद की साइंस पढ़ी है, 350 साल की। जो गैलीलियो के पहले वैदिक साइंस है, उससे ये लोग अनभिज्ञ हैं। जो वैदिक साइंस है दैट इज वेल फाउंडेड, उसके अंदर फ्लॉस नहीं है। जो मॉडर्न साइंस है दिस इज इल फाउंडेड। जो टेक्नोलॉजी वाइज है मॉडर्न साइंस बहुत अच्छी है, मगर साइंस वाइज जो है इसमें फंडामेंटल मिस्टेक्स हैं। कैसे? आपको पता अपोलो मिशन शुरू हुआ, बिल्कुल चांद पे 1969 में गया अपोलो, आदमी उतरा। आज पूछता हूं कि अपोलो मिशन, अपोलो सीरीज जो चल रही थी, जब जॉन कैनेडी ने कहा नासा को कि जाओ चांद के ऊपर चक्कर लगा के आओ, वो लोग चले गए। बाद में रिचर्ड निक्सन ने कहा कि आपने जितना काम किया है ये सब फ्रूटफुल नहीं है। सारी अपोलो सीरीज, सारा अपोलो मिशन जो था वो फ्लॉप कर दिया गया, क्योंकि उसने कहा पैसे की वेस्टेज है। मैं आज पूछना चाहता हूं, 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने चांद के ऊपर कदम रखा, आज 2025 है। क्या चांद के ऊपर हमने एक कॉलोनी बनाई? क्या हमने चांद का कोई यूज किया? नहीं। क्यों? ये लोग जो है ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते, ये लोग जो करते हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं। अभी आप बात कर रहे थे, सुनीता विलियम ने वहां रिसर्च की। क्या रिसर्च की? वहां सलाद के पत्ते उगाए। अब पूछिए कि जो सलाद वहां उगेगी, वो सलाद खाने के बाद जो एस्ट्रोनॉट हैं वो स्पास्टिक नहीं हो जाएंगे? क्यों? वहां ना तो फोटोसिंथेसिस है, ना ही चांद की चांदनी है, ना धरती की ग्लोबल हीट फ्लो वैल्यू है। तो ये जो पैरामीटर्स हैं, आपको पता है जो हमारी ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर अगर सूर्य की किरणों में से अल्ट्रावायलेट रेस को फिल्टर ना करे, और वो अल्ट्रावायलेट रेस जो है सीधी हमारे प्लांट्स पे पड़ी हैं, आदमियों पे पड़ी हैं, मेरिन लाइफ पे पड़ी हैं, तो धरती पे जितनी लाइफ है ये सारी डिस्ट्रॉय हो सकती है। ये जो ओजोन लेयर है ये 50 किलोमीटर पे खत्म हो जाती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो 400 किलोमीटर पे है। तो ये ओजोन लेयर की एब्सेंस, ये चांद की चांदनी की एब्सेंस, ये फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस, ये धरती के ग्लोबल हीट फ्लो वैल्यू, भूगर्भ जो इंफ्रारेड रेडिएशन है इनकी एब्सेंस, तो वहां पे जो आप स्पेस फार्मिंग की बात करते हैं, स्पेस एग्रीकल्चर की बात करते हैं, इसके अंदर फंडामेंटल मिस्टेक्स हैं। ये सलाद खाने के बाद जो एस्ट्रोनॉट्स हैं आज के 20 साल बाद, 30 साल बाद वो स्पास्टिक हो जाएंगे। ये जितनी की जितनी इनकी रिसर्च है, इसमें से 50% रिसर्च ऐसी है जो आज से 20 साल के बाद बिल्कुल डैश टू द ग्राउंड हो जाएगी। ठीक है। प्रोफेसर पीडी सहारे, देखिए बहुत लोगों के मन में ना कई तरह के सवाल आ रहे हैं, जिन्होंने भी इस मिशन को देखा, पूरी कई तरह के सवाल आ रहे हैं। पीडी सारे सवाल ये भी आ रहे हैं कि ये जो लैंडिंग हुई है वो समुद्र में हुई है, तो क्या जितने भी मिशंस होते हैं तो क्या उन मिशंस की लैंडिंग समुद्र में ही होती है, फिर इस मिशन की लैंडिंग अगर समुद्र में हुई है तो इसकी वजह क्या? देखिए, वहां से जब वो मिशन निकला है तो उसकी स्पीड 28,000 किलोमीटर पर सेकंड थी। आप समझ सकते हैं, घंटे पर आवर थी। अब तो वहां आप समझ सकते हैं कि इतने स्पीड में जब वो आएगा, और जब उसका स्पीड कम कम करते हुए उसको रिवर्स थ्रस्ट दे करके और भी ये तरीके से, और फिर लास्ट में उसको जो है कि हमारे पैराशूट खोल करके उसका इतना कम स्पीड किया गया कि 5-6 किलोमीटर पर आवर होगा। तो मतलब वो एकदम स्थिर हुआ, तभी हम ये कर पाए। आप देखिए कि इतने स्पीड में भी यदि, क्योंकि उसमें ऐसे चाक तो है नहीं कि वो एरोप्लेन जैसे उतर के वहां पर ये करें, तो इस तरह के एक्सपीडिशन में वो यदि पानी की सतह पर ना उतारा जाए तो हो सकता है वो क्रैश लैंडिंग भी हो जाए। तो इसी वजह से ये जो है कि उसकी लैंडिंग, बहुत सारे अभी तक जो एक्सपीडिशंस हुए वो उसमें फ्लैश लैंडिंग ही हुई है और पानी की सतह पर ही उतारा जाता है, क्योंकि वो लिक्विड होने से वो जो उसका यदि थ्रस्ट आता भी है उसमें, सारे क्या सारे जो मानव मिशन होते हैं उन सभी में ये होता है, या फिर कुछ स्पेसिफिक मानव मिशन में ऐसा होता है, यानी कि जो अंतरिक्ष स्टेशन से वापस आते हैं उनमें केवल ये होता है? नहीं, बहुत सारे मिशन में तो ऐसे ही किया गया है, मेरे नॉलेज जहां तक जाती है कि समुद्र में लैंडिंग हुई है। बिल्कुल ये हुई है। और कुछ एक मिशन हो सकते हैं
कि जिसमें एरोप्लेन जैसे वो हो करके वो उतर सकता है, ऐसा यदि आपका एक, क्योंकि ये तो कैप्सूल था, कैप्सूल धरती पर वो एकदम इस तरह से यदि आता है तो उसमें क्रैश लैंडिंग होने की बहुत संभावना हो सकती है। यदि एरोप्लेन जैसा कुछ है तो वो तो फिर धीरे धीरे उतर के इस तरह के उसके पीछे फिर वो आपको पैराशूट लगा के वो उतारते हैं। तो लेकिन जब जिसकी संरचना ऐसी होगी उस हिसाब से उसका लैंडिंग हो सकता है। अच्छा, डॉक्टर बीएन झा आपके पास आना चाहूंगी। डॉक्टर बीएन झा, सुनीता विलियम्स की चर्चा इसलिए भी बहुत ज्यादा हो रही है कि 9 महीने तक वो स्पेस स्टेशन में रही, कोई चेहरे पर चिंता की लकीर नहीं, कोई भी परेशानी नहीं, वही आत्मविश्वास उनका बना रहा, लौटने पर भी चेहरे पर वही खुशी रही। इसकी बड़ी वजह क्या है? क्या उनका अनुभव, क्योंकि इससे पहले भी 2006 में उनके साथ ऐसा हुआ कि उनको 6 महीने तक स्पेस स्टेशन में रहना पड़ गया था, क्या ये उनका अनुभव है? रचना, इस सवाल से पहले थोड़ा सा मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा। जो आपने पिछले वाला सवाल पूछा था वो जरूरी है आपके दर्शकों के लिए भी। बिल्कुल। देखिए, ऑर्बिट में कोई चीज जो रहता है वो इसलिए रहता है कि उसकी जो वेलोसिटी होती है वो इतनी होती है कि वहां पे बिना और किसी एक्सेलरेशन के, बिना इंजन के वो वहीं पे घूमता रहता है। उसका एक कारण है। देखिए, धरती की जो 1G एक G जो इसका एक्सेलरेशन होता है, हमेशा मतलब आपको भी लोग पूछते होंगे कि आखिर ये स्पेस में 0G क्यों है, माइक्रोग्रेविटी क्यों है? और इसका आंसर बहुत कम लोग जानते हैं। इसका आंसर ये है कि अगर ऑर्बिट में रहना है तो आपको वेलोसिटी इतनी बढ़ानी पड़ेगी जिससे कि आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, फिजिक्स की एक टर्म होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो उतना है जितना कि धरती की पुल है। तो जितना धरती की पुल है उतना ही अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ उसको खींचता है तो इस दोनों का सम जो होता है वो 0 होता है। और इसीलिए वो ऑब्जेक्ट न नीचे गिरता है न ऊपर जाता है, वो ऑर्बिट में रहता है। और जैसे अभी आपने पूछा था कि आखिर री एंट्री में ये प्रॉब्लम क्यों होती है, देखिए री एंट्री नॉर्मल चीजें हैं। अब जिसकी वेलोसिटी इतनी है, मतलब 28,500 किलोमीटर प्रति घंटे या 17,000 माइल्स पर घंटे या 7.7 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये इसकी वेलोसिटी है। और जब उसमें जब कोई चीज नीचे आएगा तो घर्षण जो होता है वायुमंडल से इतना ज्यादा होता है, और उसका जो बेस आपने देखा होगा, बेस जो उसका होता है वो फ्लैट होता है। वो फ्लैट बेस के नीचे वायुमंडल का जो प्रेशर दबाव पड़ता है, इसके चलते वो हीट बनती है। और वो हीट जो होती है नॉर्मली ये 1800 डिग्री सेल्सियस से लेके 2400 डिग्री सेल्सियस तक होती है। और जितने चीजें हम लोग जितने स्पेस क्राफ्ट भेजते हैं, जैसे कि जो सिरामिक टाइल्स होता है ये इसको विथस्टैंड कर सकता है, कार्बन जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इसको स्टैंड करते हैं, और इसमें भी वो कार्बन मॉलिक्यूल है जो इसको विथस्टैंड करता है। तो ये नॉर्मल डिजाइन है। और वो जो हीट जो पैदा होता है ये नॉर्मल चीजें हैं, क्योंकि आप इसको डिसेलरेटेड, मतलब वेलोसिटी को आप कम नहीं कर सकते हैं। वेलोसिटी को कम करने के लिए फिर आपको उतना ही ईंधन चाहिए जितना कि आपने यहाँ से जाने टाइम में भेजा था, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए री एंट्री अधिक स्पीड वेलोसिटी पे होती है, और उससे जो घर्षण होती है और उसके चलते वहां पे हीट बढ़ती है। और उस हीट में जब वो प्लाज्मा जब बनता है, वो कोई भी चीज जब 20,000 डिग्री सेल्सियस से जब आगे बढ़ती है, इसको प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। उस प्लाज्मा स्टेट में कम्युनिकेशन जो है RT रेडियो टेलीकम्युनिकेशन वो फेल हो जाती है, वो नहीं आती है। तो इसलिए वो 6 मिनट का जो आपने वो टाइम देखा था कि उसमें कोई कम्युनिकेशन बाहर नहीं जा सकती है। कुछ डेवलपमेंट हुई है जो लो फ्रीक्वेंसी के जो कम्युनिकेशन है वो हो सकते हैं, उसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो ये वो चीज था। अब आपने पूछा था कि जो आपने सवाल पूछा था कि ये आखिर इतनी जरूरी क्यों है, ऐसा क्यों होता है, और जो लैंडिंग होता है स्प्लैश डाउन वो क्यों होता है। तो ये हम लोग डिजाइन करते हैं। अगर कैप्सूल आता है, कैप्सूल की जो टच डाउन वेलोसिटी थी बहुत कम थी, वो 16 माइल पर घंटे था, बहुत कम था। मतलब पहले जो वो री एंट्री हुई, डॉक्टर बीएन झा जी, बहुत लोगों का सवाल था मुझसे। डॉक्टर बीएन झा जी, मैंने सवाल इसलिए भी पूछा क्योंकि बहुत सारे हमारे जो दर्शक है वो पूछ भी रहे थे कि क्या ये समुद्र में ही लैंडिंग होती है, सारे मिशंस की लैंडिंग समुद्र में ही भी होती है, या फिर कुछ लोग ये कह रहे थे कि 95% जो होते हैं वो समुद्र में होती है, कुछ धरातल पर होती है। तो मैंने कहा कि मैं आपसे पूछूं, इससे जरा इसमें क्लियरेंस ज्यादा आएगा।
जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ये कल से मैं भी यही जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं डिजाइनर हूँ, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो स्पेस में हम लोग डिजाइन करते हैं, हम लोग फाइनल टारगेट रखते हैं कि आखिर जो टच डाउन है वो कितने वेलोसिटी से होगी, और उस वेलोसिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या चीज है अपने पास में। या तो स्पेस शटल हो, स्पेस शटल स्प्लैश डाउन नहीं करता था, वो आके लैंडिंग कर जाता था, चाहे फ्लोरिडा में हो चाहे कहीं और हो, आके लैंडिंग कर जाता था। दूसरा है कि जो जो स्प्लैश डाउन होता है उसमें क्या होती है कि पानी के सतह पे जब आप डुबकी लगाते हैं या पूरा का पूरा जब आके जब गिरता है वहां पे, तो उसकी जो डिसलेरेशन होती है, शॉक वेव होती है, बहुत कम होती है। तो यहीं पे मैं बता रहा था कि कहाँ 1700 माइल प्रति घंटे वो जब जब री एंट्री के टाइम में उसकी वेलोसिटी कम होके लगभग 300 माइल प्रति घंटे हो गए। फिर उसमें ड्रोग शूट खुला। ड्रोग शूट जो है वो कैप्सूल को स्टेबलाइज करके उसकी वेलोसिटी और इतना कम कर देता है कि जब मेन पैराशूट खुलता है तो उस टाइम में पैराशूट ओपनिंग शॉक हम लोग महसूस करते हैं, एक झटका लगता है, जबरदस्त झटका लगता है। वो झटका कम हो इसीलिए उसमें ड्रोग शूट भरते हैं। और जब मेन पैराशूट जब चारों खुले उसके बाद उसकी वेलोसिटी इतनी कम हो गई कि जब स्प्लैश डाउन किया तो वहां पे लगभग लोगों को बिल्कुल झटका, कोई बड़ा झटका नहीं लगता है। तो इसलिए ये चीजें प्लान की गई है, ये डिजाइन स्टेट है। कल को अगर कोई ऐसा शटल जैसा कोई और अपना अपना यान बनाए, स्पेस यान, तो हो सकता है कि वो वापस आके एंट्री करे, वापस यहाँ पे लैंडिंग करे। जैसे इसरो ने एक बनाया हुआ है री एंट्री रीयूजेबल व्हीकल, अगर वो वहां से आता है तो वो री एंट्री को भी विस्टैंड करेगा, फिर आके लैंडिंग भी करेगा। तो ये सारी चीजें उसमें होती हैं। बीएन झा जी, इसमें एक और मतलब इसमें एक इस उत्तर को भी जोड़ दीजिए कि पहले तो वो समुद्र में उसने लैंडिंग कर ली, उसके बाद जब उसे लाया भी गया, क्रू पे लाया भी गया, तो उसके बावजूद भी उस पर पानी की बौछार की जा रही थी। इसकी क्या वजह है? क्या वो हीट शील्ड को ठंडा करने की कोशिश कर रहे थे? और अगर जैसे वो पानी से या समुद्र से जब उनको लाया गया, लैंड करके जब ऊपर लाया गया, तो क्या उसके तुरंत बाद अगर उसे खोला जाता तो क्या मुश्किल हो जाती? इसके 3 कारण हैं बेसिकली। सबसे पहला कारण जो है, जो आपने सुना होगा कि थ्रस्टर हम लोग यूज करते हैं जिससे कि उसका वेलोसिटी कम होता है, वो एक ईंधन यूज करता है जिसको बोलते हैं हाइपरगोल। वो हाइपरगोल एमएमएच और नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है, मल्टी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये चीजें मिक्सर है, ये बहुत ही टॉक्सिक होते हैं। ये अगर गलती से भी आपके हाथ में या स्किन में कहीं पे लग गए तो वहां पे जल जाएगा वो आपका। तो एक तो ये चीज होती है। दूसरी, ये स्पेस कैप्सूल स्पेस में है जहां पे कि चाहे सोलर फ्लेयर हो, चाहे सोलर विंड हो, चाहे गैलेक्ट्रिक रेज हो, मतलब जितने रेडिएशंस आते हैं सब उसके ऊपर में वैसे ही जमे होते हैं। वहां पे झाड़ू पोछा लगाने का कोई तरीका नहीं है। जितने रेडिएशंस आए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या और जो हेवी चार्ज पार्टिकल है, सब उसके ऊपर में है। तो जब वो री एंट्री से गुजरा तो मोस्टली ये सारी चीजें वहां से निकल गई, लेकिन फिर भी ये इंश्योर करने के लिए कि कोई चार्ज पार्टिकल, कोई आयनाइज्ड रेडिएशन जो है वहां पे चिपका हुआ नहीं है, उसका स्प्रे करते हैं। ये दूसरा था। और तीसरा, एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे स्पेस स्टेशन में काफी उसके फ्लोरा बढ़े हुए हैं। आप जानते हैं वहां पे लोग पिछले 20-25 साल से रह रहे हैं, सबके पास में बैक्टीरिया है, वायरस है। यहाँ से जब जाते हैं तो ये लेके जाते हैं, तो वहां का फ्लोरा और फौना कैसा है ये लोगों को पता नहीं है। तो इसलिए जब ये चीजें आती हैं तो स्प्लैश डाउन के बाद इसके ऊपर में एक बौछार की जाती है कि अगर कुछ था भी बचा हुआ, चाहे हाइपरगोल, चाहे वो ईंधन, चाहे फिर वो रेडिएशन, या फिर और कोई मैक्रोऑर्गेनिज्म, तो वो वापस चला जाएगा समुद्र में। तो वो जो जो जब उसको लिफ्ट अप करते हैं, लिफ्ट अप लेके यहाँ पे आते हैं। अगर आपके पास में टाइम है तो एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अक्सर लोग पूछते हैं, सब पूछते हैं कि इतना आखिर अटेंशन क्यों दिया गया कि वो लेटे हुए हैं, वो चल नहीं सकते हैं। इसका कारण ये है कि जब स्पेस में बताया ना मैंने कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स इसके बराबर होने के कारण वहां पे ग्रेविटी नहीं है। तो अगर ग्रेविटी नहीं है तो हमारा ये जो मसल है, बैक का पीछे का जो मसल है, जो हमें खड़ा रहने में यहाँ पे धरती पे सहायता करता है, ये मसल की वेस्टिंग होनी शुरू हो जाती है। तो अगर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, ये लोग तो 9 महीने रह के आए हैं। कुछ तो ये भी कुछ बिल्कुल कुछ तो ये भी कहा जाता है बीएन झा जी कि मतलब उनके जो पैर के तलवे होते हैं वो तो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, वो खो देते हैं, जिसे जो वैज्ञानिक है वो बेबी फीड भी कहते हैं उसको। मैं आपके पास लौटती हूँ। डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। मेरा यही सवाल आपसे भी डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी, सुनीता विलियम्स जो 9 महीने स्पेस में रही, उसी उत्साह के साथ अपना काम किया, रिसर्च किया
और जब वो वापस लौटी तो वही उत्साह उनके चेहरे पर नजर आया। इसकी बड़ी वजह क्या है? क्या उनका अनुभव, क्योंकि इससे पहले भी जब वो स्पेस में गई थी, 2006 की बात है, कि उनके साथ ऐसा हुआ कि कुछ तकनीकी खामी आ गई थी उनके स्पेसक्राफ्ट में, जिसकी वजह से उन्हें 6 महीने तक स्पेस में रहना पड़ गया था। देखिए, एक्सपीरियंस से कॉन्फिडेंस तो बढ़ता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है, इसलिए उन्होंने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपना कॉन्फिडेंस, अपनी कन्विक्शन, अपना मेंटल जो था उसको उन्होंने बनाए रखा। मगर 9 महीने स्पेस में रहना जो है, उसके दौरान उनका शरीर जवाब दे चुका है। आपको पता है, उनको स्ट्रेचर पे डाल के लाया गया, बिल्कुल, वो वेव कर रही हैं, खुश हैं, स्माइल हैं, मगर उनका शरीर जो है, क्यों, स्पेस के अंदर बहुत सारे हेल्थ हैजर्ड्स हैं। कैसे? आपको मैंने बताया कि ओजोन लेयर होती है 50 किलोमीटर पे खत्म हो जाती है धरती के। ये ओजोन लेयर जो है सनलाइट में से अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है, फिल्टर करती है। ये अगर ओजोन लेयर जो है वहां पे 400 किलोमीटर पे तो है नहीं, तो वहां पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हैं उनकी इंटेंसिटी कितनी है, उन्होंने आके सुनीता विलियम और बुच बिलमोर के जो शरीर हैं उसके अंदर जो उन्होंने आके नुकसान पहुंचाया है। आपको पता, आईसाइट खराब हो जाती है, आईसाइट खराब हो जाती है, स्किन कैंसर होने का खतरा होता है, ओजोन होल अगर हो जाए तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है इनसे कैंसर होने का खतरा है। आपको पता है, डीएनए तक चेंज होने के रिपोर्ट्स आए हैं। ये जो रेडिएशंस हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस तो एक हैं। अब ऐसे ही अब जमीन का जो ग्लोबल हीट शो वैल्यू है, जमीन का जो ग्लोबल हीट शो वैल्यू है, वो जमीन को इंफ्रारेड हीट रेडिएशन जो है वो स्टेबलाइज करती हैं, धरती का सरफेस जो है इसको पवित्र रखती हैं। अब ये ग्लोबल हीट शो वैल्यू जो जमीन की है, ये जो इंफ्रारेड हीट रेडिएशन जमीन से निकल के धरती के सरफेस को जहां हम रहते हैं इसको स्टेबलाइज कर रही है, इसको पवित्र कर रही है, ये वहां एब्सेंट है। वहां जो डॉक है, वहां जो उनका रहने का जगह किसी भी है, अंतरिक्ष यात्री के लिए संभव नहीं है कि वो इतना समय स्पेस में बिता पाए। यानी सूर्य प्रकाश जी, समझा जाए किसी भी अंतरिक्ष यात्री के लिए संभव नहीं है कि वो इतना समय अंतरिक्ष में बिता पाए और पूरी तरह से वो स्वस्थ रह ले। रचना, थोड़ा सा आप समय देंगे? मैं ठीक है, बोलिए बी एन झा, फिर मैं आती हूँ आपके पास। मैं चाहता हूँ कि कोई गलत इंप्रेशन हम लोगों से आपके दर्शकों को नहीं जाए। सुनीता विलियम, बुच बिलमोर ये एब्सोल्युटली फिट है। जो मैं आपको बताया था कि जब वहां पे ग्रेविटी जहां पे नहीं है, जब वहां पे आप रहते हैं तो आपका बैक का जो मसल है वो वेस्टिंग होने के चांसेस होते हैं, और हड्डी जिसके ऊपर में कि वेट आपका नहीं पड़ता है क्योंकि वहां पे वेट नहीं है, इसके चलते हड्डी का डीमिनरलाइजेशन, उससे कैल्शियम निकलने लगती है, मैग्नीशियम निकलने लगती है, ऑक्सीलेट्स निकलने लगते हैं, फॉस्फेट निकलने लगते हैं, डीमिनरलाइजेशन होता है। सुनीता के पास में एक और प्रॉब्लम है कि कोई भी जो मेनोपॉजल वुमेन वहां पे जाती हैं, मेनोपॉज में वैसे ही बोन डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। तो इसके चलते ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं होने के चांसेस होते हैं, और इसीलिए वहां पे जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं हर के लिए डेली 2 घंटे एक्सरसाइज मैंडेटरी है। और वो एक्सरसाइज कैसे होती है? वो यहाँ पे स्ट्रैप लगा के अपने बदन को वेट, उस पे कृत्रिम वेट, आर्टिफिशियल वेट डालते हैं और तब फिर वो वॉकिंग करते हैं। तो इससे इसी तरह से जो उसका जो बैक मसल्स हैं वो टोन अप होते हैं, जो वेस्टिंग नहीं होती है। ये जो आपने स्टेजर पे इनको देखा है वो इसलिए देखा है कि इतना लंबा जो वो एक्सप्लेन करके आए हैं, तो अगर अचानक वो खड़े हो जाएं तो जितना बॉडी में जितना फ्लूइड है, मतलब जो ब्लड है वो नीचे पूल होने के चांसेस होते हैं, और उससे एक लॉस ऑफ रिहैबिलिटेशन में कितना वक्त लगता है बी एन झा जी? रिहैबिलिटेशन में कितना समय लगता है? 2 दिन। आप देखेंगे उनको डे आफ्टर टुमारो, आप उनको देखेंगे वो चल रहे हैं वहां पे। रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम होता है, वो 45 दिन का होता है, जिसमें कि वो परिवार के साथ में रहते हैं, और हर रोज रिहैबिलिटेशन में क्या क्या चीज होती है। एक तो स्पेस कंडीशनिंग होती है, अभी चलने में उनको तकलीफ होगी, वो ट्रिप ऑफ होने का मतलब पांव किसी चीज में लग जाएगा, आगे गिरने के चांसेस वो होंगे। और जो एक एक्सरसाइज पैटर्न है, उनके सारे सिस्टम जो है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरोजेनिटल सिस्टम, यूरिन का वहां पे जो फ्लो होता है वो काफी स्लो होता है, वहां पे स्टोन बनने के चांसेस होते हैं। स्लीप पैटर्न, धरती पे हम लोग 12 घंटे दिन और रात होती है, वहां पे 45 मिनट
का दिन और रात होता है। तो उस 45 मिनट में जब आप सोते हैं तो कभी आपका स्लीप जो होता है पूरा नहीं होता है और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। और एक चीज जो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं एक लास्ट ठीक है बीएन झा जी, मैं एक लास्ट सवाल लेना चाहूंगी बीडी सहारे जी आपसे। बीडी सहारे जी, क्योंकि अब भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। भारत भी अपना 2026 में गगनयान मिशन लॉन्च करेगा। अभी इसरो की स्थिति आप क्या देखते हैं? इसरो के पास अभी देखिए भारत के पास खुद का स्पेस स्टेशन नहीं है और तमाम ऐसी चीजें जिसमें इसरो पीछे है। तो फिलहाल अभी मौजूदा स्थिति इसरो की आप कैसे देखते हैं? अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो फिर इसरो के लिए बैकअप प्लान क्या है? देखिए, गवर्नमेंट ने अभी इसरो को बहुत जो है फंडिंग और इस तरह का एश्योरेंस दिया है, तो हो सकता है कि आगे 5-10 साल में हम अपना स्पेस स्टेशन भी वहां एस्टैब्लिश करें। तो ये एक है। दूसरा कि अभी जो मून मिशन है जो हमारा, कि अभी तक जो चंद्रयान 3 सक्सेसफुल रहा, अब चंद्रयान 4 भी वहां जाने की हम ये कर रहे हैं। उसके बाद में गगनयान है, उसके बाद में और भी तरह के मिशन वो जो है कि इसरो की स्थिति इस वक्त बहुत अच्छी है और उनको सरकार की तरफ से सब तरह का जो है बैकिंग और फंडिंग किया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत सारी अड़चनें आएगी और इसरो जो है बहुत अच्छा कर रहा है। जैसे कि वहाँ हमने प्राइवेट इसका जो यहाँ पर भी वो करते हैं, पर एक पार्ट बनाया और वो सारा जो भी असेंबलिंग सारा ये करके इसरो करता है। तो इसरो के साथ पास में सब तरह की तकनीक है और अभी तो डॉकिंग और ये जो इम्पोर्टेंट और बहुत डिफिकल्ट जो भी तकनीक है वो भी हमने अभी की है। तो इसीलिए मुझे लगता नहीं कि हम सक्षम हैं और सभी तरह के अभी जो एक्सपीडिशंस होंगे वो हमारे बहुत सक्सेसफुल होंगे, ऐसा मुझे लगता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तृत से ये तमाम चीजें बताने के लिए कि क्या कठिनाइयां रही, क्या चुनौतियां रही, क्यों ये मिशन फंस गया था, क्या दिक्कतें आई थी और ये मिशन अगर सफल हुआ तो इसके पीछे की वजह क्या है। और क्योंकि भारत भी तमाम मिशन जो है वो अपने आगे बढ़ा रहा है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसरो जो है वो गगनयान लॉन्च करेगा जिसमें 3 जो है कि मिशन इसमें है, जिसमें 2 मानव रहित होंगे, 1 मानव सहित होगा। तो ऐसे में तमाम जब मिशन जाते हैं तो उससे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। लेकिन इस वक्त देश में खुशी है इस बात की है कि सुनीता विलियम्स जो है वो वापस धरती पर लौट आई हैं और सुरक्षित लौट आई हैं।